हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। आज से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोरोली कराने वाली हूँ। थोरोली नोट्स के थ्रू आपको और कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आपको पॉलिटी के नोट्स की तरह से ये सीरीज़ मिलेगी। आप इसको सेव कर सकते हो। आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ें, फैक्चुअल बेसिस पर भी और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी खरी उतरने वाली है ये सीरीज़। तो हॉट टॉपिक सीरीज तो चल ही रही है, साथ में मैं आपको साथ में पॉलिटिक्स के जो बेसिक्स हैं, जो इंडियन पॉलिटी है, वहाँ से स्टार्ट कराना चाह रही थी कि आपको कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स बिखरे पड़े होते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि कौन से हमें अडोप्ट करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो उसी तरह की सीरीज है यहाँ पर। सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, पूछते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो अभी तक पूछी नहीं है बट उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। जब आप आज का लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये फील होगा कि कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है जो रेलेवेंट था। तो आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल स्टार्ट से कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थ्रू बना और क्या इसके पीछे रीजंस थे और क्या क्या फैक्ट्स इसके साथ असेंबल हुए हैं, वो सबको टारगेट करते हुए हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। जो संवैधानिक सभा है उसके बनने के पीछे एक पृष्ठभूमि है, एक ऑर्डर है, क्रॉनिकल ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कैबिनेट मिशन आया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि चलो भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, आपके लिए एक असेंबली असेंबल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बहुत पुरानी डिमांड थी। जो फर्स्ट टाइम जो डिमांड हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, जब स्वराज की बात हुई थी। तो स्वराज का मतलब ही यही है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपने रूल्स बना सके अपने देश के लिए। 1922 में उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इसका जिक्र किया था। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्वराज की बात यहाँ पर की गई है। देन 1928 नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ। नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसको पटल पर रखकर ये डिमांड रखी गई कि हमें एक तरह से अपना संविधान चाहिए। नेहरू रिपोर्ट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी नेहरू रिपोर्ट में मैंशनड थी। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय ने जिक्र किया। जैसे कि आप सबको पता है ये सोशलिज्म में बहुत बिलीव रखते थे, इवन मार्क्सिज्म में भी बहुत बिलीव था इनका। और ये बिल्कुल यूएसएसआर की तर्ज पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये डिमांड रखी गई 1935 में कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अरेंज की जाए। देन जो बहुत बड़ा एक तरह से बड़ी डिमांड रखी गई थी, वो रखी गई थी 1938 में जेएल जवाहरलाल नेहरू ने, जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, यानी कि सभी को मताधिकार होना चाहिए। ईच एंड एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट। तो 1938 में बड़ी एक तरह से डिमांड रखी गई। उस वक्त हम काफ़ी जागरूक भी हो गए थे, पॉलिटिकली अवेयरनेस फैल गई थी, और वर्ल्ड या कह सकते हैं विश्व पटल पर भी काफ़ी मॉडिफाइड तरीके से हम दिख रहे थे। तो उसके बाद दबाव में ही जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव हमारे सामने रखा, जिसमें हालांकि संविधान सभा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक तरह से वो संविधान सभा के बारे में ही बात की गई थी इस प्रस्ताव में कि क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। देन क्रिप्स मिशन साफ तौर पे हमारे समर्थन को चाहते थे ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से संविधान सभा के लिए असेंबली अरेंज करने की बात कही। देन इलेक्शन अरेंज करने की बात कही। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तर्ज पर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। बाद में हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन जो है वो लास्ट एक तरह से चीज हुई, जिसकी
तर्ज पर हम इलेक्शन हमने लड़े जुलाई और अगस्त 1946 में, जहां से चूज होकर आए जो मेंबर्स हैं असेंबली के, और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब जो असेंबली बनकर आई उसका स्ट्रक्चर क्या था? अब देखिए यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स थे असेंबली के स्टार्टिंग में वो 389 थे, जिसमें से कि 296 ब्रिटिश इंडिया से थे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुए थे। 93 जो थे वो प्रोविंसेस यानी देसी जो रियासतें थी वहां से नॉमिनेटेड थे। जैसा कि आपको पता है जो प्रोविंसेस थी वो वहां पर राजा, उनका खुद का स्वतंत्र एक तरह से राज था, तो उन्होंने वहां इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए बल्कि अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स भेजे संविधान सभा में, क्योंकि वो भी पार्ट थे इंडिया का और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी दो तरह से इलेक्शंस हुए। 292 तो ब्रिटिश इंडिया की जो स्टेट्स थी वहां से, जबकि चार जो थे कमिश्नरेट थी। कमिश्नरेट का मतलब होता है कि यहाँ पर चार तरह के कमीशंस थे जहाँ पर कमिश्नर्स होते थे, लेफ्टिनेंट कमिश्नर्स होते थे ब्रिटिशर्स के, जो कि उस जगह को चलाते थे या एडमिनिस्ट्रेट करते थे। ABCD टाइप कहते हैं हम उनको। थोड़ा सा अच्छी मतलब ये ट्रिक है एक तरह से। A फॉर अजमेर एंड B स्टैंड्स फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग एंड D इज फॉर दिल्ली। तो ABCD के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। तो टोटल 296 जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आए थे मेंबर्स, जबकि 93 प्रोविंसेस के थ्रू। ये इजी है, बहुत इजी है, ये दो तीन बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और मैंने इस तरह से इसको बनाया है कि आपको एक क्रोनोलॉजी भी समझ में आएगी और ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझ आएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। टोटल 389 थे, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रोविंसेस से थे। प्रोविंसेस से इसीलिए नॉमिनेटेड थे क्योंकि वहां पर राजा थे, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि वो अपने आप को सर्वोच्च संस्था मानते थे, तो वो इलेक्शन नहीं कराएंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया थी वहाँ पे स्टेट्स थी, तो उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो कॉम्बिनेशन था, तो उस वजह से वहाँ पे इलेक्शंस कराना या वहाँ पर वो मेंबर्स होते थे ऑलरेडी प्रांतों में और केंद्र सरकार बनाई हुई थी पहले से, तो पॉसिबल था इलेक्शन। तो 292 इलेक्ट हुए और 4 कमिश्नरेट से आए, वो भी इलेक्ट ही होकर आए। और ये कमिश्नरेट कौन सी थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। ठीक है, तो मैंने रिपीट भी करा दिया आपको, मेरे ख्याल से साथ साथ में याद हो जाएगा। जैसे आप खत्म करोगे ये क्लास आपको सारी चीजें याद होगी, बस एक क्विक रिवीजन करना और सारी चीजें दोबारा से आपको प्रत्यक्ष रूप से याद हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है ये कलरफुल उसमें, तो और आपके ध्यान में भी रहेंगी ये चीजें, क्योंकि मुझे इसी तरह से रहती है तो मुझे लगा कि आपको भी ये हेल्पफुल लगेगी। नेक्स्ट जो चीज है वो इसके बारे में असेंबली का जो स्ट्रक्चर था या असेंबली जो आई थी हमारी, इसमें कुछ विशेष बातें भी है, कुछ स्पेशल चीजें भी हैं जो आपको याद करनी है, जो कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर करेंगी। कि भाई क्वेश्चन कई बार आता है कि जो एक प्रतिनिधि था वो कितने लाख पर चुना गया, कभी 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, इस तरह से आता है ये क्वेश्चन। तो आपको रिमेम्बर करना है कि 10 lakhs पर एक प्रतिनिधि था। उसके बाद जो इलेक्शंस थे वो अप्रत्यक्ष थे, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जैसे कि हमने पहले भी बात की है इस बारे में। नेक्स्ट, जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनके निम्न सदन के सदस्य थे। जैसे कि आजकल हम लोकसभा की बात करते हैं, देर आर टू सदन्स इन द हाउस, सो इन द पार्लियामेंट। एक तो अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो जो लोअर हाउस था प्रांतीय विधानमंडल में, वहां के सदस्य थे ये। ठीक है, फिर जो धर्म था शामिल, तो तीन तरह के धर्म के लोग शामिल थे जिनकी सीट्स एलोकेटेड थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य में सभी आ गए, मुस्लिम के लिए भी सीट्स रिजर्व थी और सिख्स के लिए भी। तो मुस्लिम्स की जो थी 78 सीट्स थी और सिख्स की 4 थी, और सामान्य की 210 थी। ठीक है, तो 210 प्लस 78 प्लस 4, तो ये हो गए 290, 8 और 4 12, 1
7, 8, 9 और 3, तो 392 हो गई, ठीक है। 7, 8, 9, सॉरी 292 हो गई ये। तो 292, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक लग रहा है यहाँ पे मुझे अपना। चलिए 292 यहाँ पर हो गई है, देखो ये बिल्कुल वही है, यहाँ से 292 हो गई ये भी सेम है, इनका एडिशन सेम है, और ये भी 292 सेम है। तो ये 4 है कमिश्नरेट से आए, तो ये चुनकर आए थे 210 सामान्य वर्ग से। मुस्लिम्स के पास 78 सीट्स थी, और 6 जो थे वो 4 थे, ठीक है। तो ये सारा टोटल 292 के बराबर हो रहा है, और 4 कमिश्नरेट से आए थे, जो कि ये अंग्रेज थे चारों। ऑब्वियसली ये कमिश्नरेट किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे, तो इनके हेड्स भी अंग्रेज थे, तो ये चारों अंग्रेज थे, ठीक है। और ये जो बड़ी चीज है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कंडक्ट कब कराए गए, तो जुलाई और अगस्त 1946 में ये कंडक्शन हुआ है इनका। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा, पूछा जाता है जो हमसे, कि जिन्ना और गांधी ने चुनाव लड़े, ये आ जाता है कई बार, ठीक है। जबकि सच्चाई है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव में गए ही नहीं। ये दो लोग ऐसे थे, जिन्ना और गांधी जी, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद दो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुनाव लड़े बट बाद में रिजाइन कर दिया। उनका नाम है तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन दोनों ने चुनाव लड़ा, जीते भी है, बट इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो विशेष चीज है वो है सर्वाधिक सदस्य कहाँ से आए। तो ऑब्वियसली देखो, संयुक्त प्रांत जो था वो बड़ा प्रांत है। आज भी यूपी हमारा बड़ा प्रांत है, जनसंख्या ज्यादा है, पहले तो एरिया भी ज्यादा था, और इसी के अंदर बहुत सारा और भी संयुक्त प्रांत में एरिया कवर करता था। उत्तराखंड हुआ, थोड़ा बहुत इधर से एमपी का एरिया भी था, तो काफी बड़ा प्रांत था संयुक्त प्रांत। तो वहां से 55 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं। उसके बाद मद्रास सेकंड पोजीशन पर था विद 49 मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो रियासतों में रियासत थी जो सबसे बड़ी, जहां से ज्यादा लोग आए थे चुनकर, वो थे मैसूर। तो मैसूर क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी, तो ऑब्वियसली वहां से सबसे ज्यादा आएंगे, तो 7 मेंबर्स वहां से आए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट्स क्या आए। तो जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट, यानी कि मल्टी पार्टी बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस के मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, बल्कि और भी बहुत सारी पार्टीज थी छोटी मोटी। वहां से भी 8 मेंबर्स चुनकर आए, 208 कांग्रेस। लेकिन ये यहाँ से दिख रहा है कि मेजोरिटी जो थी वो कांग्रेस की थी, ठीक है। 73 मुस्लिम लीग। उसके बाद जितने भी यहाँ पे मेंबर्स थे, उसमें से 15 मेंबर्स वुमेन थी। और वुमेन में भी स्पेशल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये 3 पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स पूछे जाते हैं, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितनी वुमेन थी? 15। वैसे मैं 15 के 15 नाम लिखा देती, बट वो एक्सेसिव नॉलेज में जाता, और वो किसी काम का नहीं है। वो रेयरली पूछा जाता है कि इनमें से कौन था कौन नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा चेक किया जाए ना, या यूपीएससी बिल्कुल ही तोड़ने पर आ जाए एस्पिरेंट को, तभी वो पूछती है। अदरवाइज ये बहुत है, बाकी के सारे कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। एक तो दलित महिला कौन थी? तो दक्षिणी वेलायुथन नाम की महिला। एनी मास्क्रीन जो थी रियासत से नामांकित थी, ये इकलौती ऐसी थी जो कि रियासत से नॉमिनेटेड थी। और जो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा महिलाएं वहीं से ही नॉमिनेटेड या इलेक्टेड थी, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक महिलाएं, एनी मास्करीन रियासत से नामांकित, और दक्षिणी वेलायुथन दलित महिला। तो ये तीनों फैक्ट्स आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत है, मॉडर्न सफिशिएंट है। तो नोट में आई गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो मल्टी पार्टी बॉडी थी हमारी, ठीक है। तो आज आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे से याद करके चले जाओगे यहाँ से। ये मैं मतलब शर्त लगा सकती हूँ। अगर आपने ध्यान से लेक्चर को देखा भी होगा ना, मुझे ना भी सुनो, सिर्फ देख लो, अच्छे से पढ़ लो, तो भी हो जाएगा आपका काम। उसके बाद जो मेन चीज है वो है कालानुक्रम, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या है, कब क्या हुआ। अब असेंबली तो हो गई सेट, ठीक है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट्स आ गए। अब असेंबली ने काम कैसे शुरू किया, कब कब क्या क्या किया, तो उसके बारे में है। तो जो टोटल जो दिन लगे वो सबको पता है, वो सब ने रट्टाफिकेशन लगा रखा है। लिखो तो लिख सकते हो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। नहीं तो अब वो बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, अब उन क्वेश्चंस को कोई नहीं पूछता।
अब जो पूछता है ना, मैंने वही सब लिखा है यहाँ पे। जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई, और उस पर्टिकुलर दिन पर क्या क्या चीजें हुई जब लोग असेंबल हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए, तो ये सारी चीजें हुई। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो ग्रीन कलर में आपके पास यहाँ मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो देखो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे यहाँ पर, 73। तो 73 लोग तो थे ही नहीं इसमें, ठीक है। टोटल कितने थे, 292। तो 73 इसमें थे ही नहीं, है ना। तो 73 और 210 मिलके कितने हो गए, है ना, 283 हो गए, है ना। तो 283 हो जाते, यानी कि थे 292, यानी कि 9 लोगों ने तो भाग नहीं लिया, इसका मतलब 9 एब्सेंट हुए हो गए, अगर एब्सेंट का भी क्वेश्चन आ जाए। तो पर्टिकुलर डे पर 210 सदस्य थे, और उसमें से 10 महिलाएं थी, यानी कि 5 महिला या तो एब्सेंट थी, या उसमें से कुछ मुस्लिम लीग की सदस्य रही होंगी, है ना। उद्घाटन किसने किया, आचार्य कृपलानी जी ने किया। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है भाई, उद्घाटन कौन करेगा, आचार्य जी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी चीज का उद्घाटन कौन करते हैं क्लास में, या सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दी जाती है, आचार्य जी को दी जाती है ना, शिक्षक जी को दी जाती है। तो यहाँ पर आचार्य उस तरह से आप मतलब एक तरह से यूज कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्यों थे ये, इनको क्यों बनाया, इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो कई बार स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं कि भाई इनको क्यों चुना गया, क्यों, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट थे। और ये परंपरा कहाँ से हमने अडोप्ट की थी, ये अडोप्ट की थी फ्रांस, ठीक है। फिर उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष तो चुना गया, अस्थाई उपाध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये अंग्रेज थे, फ्रैंक एंथनी। तो फ्रैंक एंथनी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई उपाध्यक्ष, तो क्वेश्चन में कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते ही नहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो सीधा लगाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात हो रही है, वो भी चूज किए गए थे, वो भी इलेक्ट हुए थे, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। फिर है 11 दिसंबर 1946। देखिए फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर में हुई है, सेकंड 10 दिसंबर में हुई होगी, तो ये थर्ड मीटिंग थी 11 दिसंबर 1946 में। क्योंकि हमें हमें लगता है कि 9th के बाद हम 11th की बात करें तो बीच में छुट्टी थी, नहीं भाई छुट्टी नहीं थी, क्योंकि उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई, इसलिए 10th का जिक्र नहीं आता है। अदरवाइज वो सेकंड मीटिंग हुई थी, 11 दिसंबर थर्ड मीटिंग है, ओके। तो थर्ड मीटिंग में क्या स्पेशल चीजें हुई हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने इसी बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने अध्यक्षता बड़े अच्छे से की होगी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी एन राव। बी एन राव एक इम्पोर्टेंट एक तरह से पर्सनालिटी थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए। क्यों, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं इनके बारे में। पहले तो हम जब पढ़ा करते थे तो बी एन राव को हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन अभी ट्रेंड बना हुआ है पिछले 5-7 साल से, बी एन राव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर पॉलिटी आप जहाँ पर भी दे रहे हो एग्जाम, उसमें पिछले सालों में बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी एन राव जो थे वो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, पहला फैक्ट तो यही है। सेकंड फैक्ट, उन्होंने बर्मा संविधान को तैयार किया था, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, इसीलिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, उन्होंने ही फर्स्ट जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार किया था। जैसे कि आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास थी, बी एन राव के पास थी, है ना, भीमराव अंबेडकर के पास। लेकिन सॉरी, भीमराव अंबेडकर के पास, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तैयार किया था बी एन राव ने, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर जो थर्ड मेन मीटिंग थी, वैसे ही मीटिंग नंबर 5 थी, बट 13 दिसंबर को क्या क्या चीजें हुई इम्पोर्टेंट, वो हम यहाँ पर देखते हैं। कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको पास कर दिया हमारी असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, पास हो गया था ये। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ साल को, ये कर लेना, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था हमारी असेंबली के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको अब हम प्रियम्बल के फॉर्म में भी देखते हैं।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में हम इसकी कमिटीज को करेंगे, और मैं आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, आप जितना मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराया है आप इसको मेंशन कीजिए। अगर एक आधे फैक्ट्स आपको और भी लगते हैं, कभी आपको ध्यान में है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 99% डिटेल्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी डाल दी है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बिलीव मी। जब आप एग्जाम देने जाओ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, पॉलिटी से रिलेटेड, अगर मैं जो आपको करा रही हूँ इससे देखो, एक आधा परसेंट तो चांसेस होते हैं, हम भगवान तो है नहीं, बट इससे बाहर जाने के चांसेस उससे ज्यादा नहीं होंगे। 99% यहीं से आने वाला है। तो आप बेधड़क, बिन सोचे मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में हम कमिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, कमिटीज में ज्यादातर सारी करा दूंगी एक साथ ही, और अगर आपको कुछ और चाहिए, पहले पहले वैसे मैं सीक्वेंस से कराऊंगी, बट अगर अगर आपको कुछ और चाहिए पहले, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज मोटिवेशन मिले, अगर आपको अच्छी लगे ये चीजें, आपको ये आगे कंटिन्यू करनी है या थोड़ी भी आपकी हेल्प हो रही है, तो मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है इस तरह से, है ना। चलिए, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।